ये है स्पेन, एक ऐसा देश जिसकी आबादी है करीब 5 करोड़ और ये यूरोप का चौथा सबसे बड़ा कंट्री है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बड़े से देश का 70% एरिया लगभग खाली पड़ा है। जी हाँ, पूरे देश की 90% पॉपुलेशन सिर्फ मैड्रिड और कुछ हाईलाइटेड कोस्टल एरियाज में रहती है। और ये जो बीच में येलो कलर से हाईलाइट किया गया एरिया है, यहाँ पर शायद ही कोई रहता हो। मतलब साफ है 4.5 करोड़ लोग स्पेन के सिर्फ 30% एरिया में बसे हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम स्पेन की क्लाइमेट और ज्योग्राफी की बात करें तो वो तो कमाल की है। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत बीचेस, घने फॉरेस्ट्स, ऊंचे माउंटेन्स और यहाँ तक कि डेजर्ट्स भी। तो फिर जब सब कुछ है तो लोग वहाँ से जा क्यों रहे हैं? और ऐसा भी नहीं है कि ये येलो हाईलाइटेड एरिया हमेशा से खाली रहा हो। कुछ सालों पहले तक यहाँ कई गाँव, कई शहर और हजारों लोग बसते थे। लेकिन अब अगर आप स्पेन के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स में घूमने जाओ तो आपको वहाँ मिलेंगे खाली पड़े घर, वीरान गलियां और ऐसी बिल्डिंग्स जो अब सिर्फ खंडहर बन चुकी हैं। तो आखिर वजह क्या है? क्या ये सिर्फ जॉब्स की कमी है, या फिर कोई हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल रीजन है, या फिर कुछ ऐसा जो सोशल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है? इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्पेन का ये अजीब पॉपुलेशन पैटर्न और जानेंगे उन छुपी हुई कहानियों को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। आज से कई हजार साल पहले की तरफ चलते हैं, जब आइबेरिया का ये पूरा इलाका रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। उस वक्त इस जगह को कहा जाता था हिस्पेनिया। अब उस दौर की बात करें तो रोमन एम्पायर एक सुपर पावर थी जो नॉर्दर्न अफ्रीका, यूरोप और आज के मिडिल ईस्ट तक फैली हुई थी। लेकिन जितनी बड़ी एम्पायर होती है उसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल और महंगा होता है। और इसी वजह से रोमन रूलर्स ने एम्पायर को 2 हिस्सों में बांट दिया। पूरब का हिस्सा बना बिजेंटीन एम्पायर और पश्चिम का हिस्सा बना वेस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन ये डिवीजन ही उनके पतन की शुरुआत बन गई, क्योंकि जैसे ही ताकत टूटी, वेस्टर्न यूरोप में रहने वाले जर्मैनिक ट्राइब्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। विजिगॉथ्स नाम का एक जर्मनिक ट्राइब आया और इन्होंने पूरे आइबेरिया रीजन पर कब्जा कर लिया। लगभग 250 सालों तक विजिगॉथ्स ने यहाँ राज किया। लेकिन ये कंट्रोल भी टेम्पोरेरी साबित हुआ, क्योंकि अब इतिहास के स्टेज पर एंट्री होने वाली थी मुस्लिम एम्पायर की। साल था 711 एडी, जब एक बर्बर मुस्लिम जनरल तरिक इब्न जियाद अपने सोल्जर्स के साथ जिब्राल्टर के रास्ते स्पेन में दाखिल हुआ। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। हिस्पेनिया का नाम बदलकर कर दिया गया अल अंदलूस और अगले 800 सालों तक स्पेन में मुस्लिम रूल रहा। इन 800 सालों में अल अंदलूस बना एक नॉलेज हब, जहां साइंस, फिलॉसफी, आर्किटेक्चर और कल्चर ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कॉर्डोबा उस वक्त की दुनिया के सबसे डेवलप्ड शहरों में से एक बन गया, जहां लाइब्रेरीज थीं, यूनिवर्सिटीज थीं और लोग तालीम को सबसे बड़ी दौलत मानते थे। अल अंदलूस की ये सुनहरी दास्तान ज्यादा लंबी नहीं चली। मुस्लिम एम्पायर को लगातार क्रिश्चियन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसे कहा जाता है रेकॉन्क्विस्टा। रेकॉन्क्विस्टा असल में वो लंबी लड़ाई थी जो क्रिश्चियन किंगडम्स ने मिलकर कई सदियों तक लड़ी, ताकि स्पेन से मुसलमानों को बाहर निकाला जा सके। और आखिरकार 15वीं सदी के अंत में बैटल ऑफ ग्रेनाडा के दौरान क्रिश्चियन आर्मी ने मुसलमानों को हरा दिया और स्पेन पर दोबारा उनका कंट्रोल हो गया। यहीं से स्पेन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब स्पेन बनने वाला था दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल सुपर पावर्स में से एक। 16वीं से 19वीं सदी तक स्पेनिश एम्पायर फैला हुआ था, कैलिफोर्निया से लेकर अर्जेंटीना तक। यहाँ तक कि एशिया में फिलीपींस भी स्पेनिश कंट्रोल में था। लेकिन जैसे हर एम्पायर का एक जमाना होता है, वैसे ही स्पेनिश एम्पायर का भी डिक्लाइन शुरू हो गया। 1900 के आते आते एक वक्त की 5 मिलियन वर्ग मील में फैली हुई एम्पायर सिकुड़कर बस 19,500 वर्ग मील तक रह गई थी। फिर आया एक और टर्निंग पॉइंट। 1930 में स्पेन में शुरू हुआ एक खूनी सिविल वॉर। ये जंग चली 1939 तक, जिसके अंत में जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की नेशनलिस्ट फोर्सेस ने जीत हासिल की और फ्रैंको बना स्पेन का रूलर अगले 30 सालों के लिए। ये 3 दशक स्पेन की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डार्क एरा माने जाते हैं। इस सिविल वॉर में करीब 5 लाख लोग मारे गए और स्पेनिश इकोनॉमी पूरी तरह से हिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आई फ्रैंको की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, जिन्होंने देश को और भी आइसोलेट कर दिया। उस समय स्पेन की आधी से ज्यादा आबादी रूरल एरियाज में रहती थी, जहां लोग खेती बाड़ी करते थे। लेकिन जनरल फ्रैंको ने बॉर्डर्स बंद कर दिए ताकि लोकल इंडस्ट्री को बचाया जा सके। इंपोर्ट्स लगभग बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से किसानों को न नई मशीनरी मिल रही थी, न पेस्टिसाइड्स और न ही कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऊपर से सरकार ने एग्रीकल्चर प्राइसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि स्पेन की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लगभग कोलैप्स करने लगी और तब लाखों लोग रूरल एरियाज को छोड़कर या तो शहरों की ओर निकल पड़े या फिर दूसरे देशों की तरफ माइग्रेशन शुरू कर दी। 1950 के एंड तक आते आते
जनरल फ्रैंको को आखिरकार अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की असलियत समझ में आने लगी। उसे एहसास हुआ कि स्पेन को अगर बचाना है तो उसे दुनिया से दोबारा जुड़ना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बॉर्डर्स ओपन होने लगे। यहीं से शुरू हुआ द स्पेनिश इकोनॉमिक मिरेकल। बॉर्डर्स खुलने से दो बड़े बदलाव आए। पहला, फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे देशों के साथ ट्रेड शुरू हुआ, जिससे स्पेन की इकोनॉमी में गजब की तेजी आने लगी। दूसरा, सारी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्बन एरियाज में हो रही थी। बड़ी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्री यूनिट्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेज सब के सब शहरों में थे, और जहां कंपनीज होंगी वहीं होंगी जॉब्स, और जहां जॉब्स वहीं लोग बसने लगते हैं। पहले तो लोग एग्रीकल्चर कोलैप्स की वजह से रूरल एरियाज छोड़ चुके थे। अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से वो सेंट्रल स्पेन के खाली इलाकों से उठकर कोस्टल सिटीज की तरफ जाने लगे। तो इतिहास और पॉलिटिक्स ने एक रास्ता खोला और मॉडर्न इकोनॉमी ने उस माइग्रेशन को परमानेंट बना दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, स्पेन की जियोग्राफी। स्पेन एक बहुत ही माउंटेनस कंट्री है। यहाँ इतने ज्यादा पहाड़ हैं कि ये यूरोप की सेकंड मोस्ट माउंटेनस कंट्री कहलाती है। यहाँ हैं 6 मेजर माउंटेन रेंजेस, साउथ में बेटिक रेंज, सेंटर में आइबेरियन रेंज और सेंट्रल सिस्टम, नॉर्थ में कैंटाब्रियन और लेओन माउंटेन्स और नॉर्थ ईस्ट में पिरेनीज, जो फ्रांस और अंडोरा की बॉर्डर पर हैं। स्पेन का नॉर्थ लश ग्रीन और कंपैरेटिवली कूलर है, लेकिन सेंट्रल और सदर्न स्पेन काफी ड्राई है और कई जगहों पर तो डेजर्ट लाइक कंडीशंस हैं। यहाँ का टेम्परेचर पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा होता है और अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इलाका और भी असहनीय होता जा रहा है। कम बारिश, तेज गर्मी और अनप्रिडिक्टेबल सीजन्स ने किसानों को और भी मजबूर कर दिया, जिसका सीधा असर पड़ा इन इलाकों की पॉपुलेशन पर। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक स्पेन का करीब 74% हिस्सा डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में है, और अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले कुछ सालों में स्पेन का 18% हिस्सा हमेशा के लिए डिजर्ट बन सकता है। रूरल एरियाज में प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज न होने की वजह से लोगों का वहां से शहरों की तरफ माइग्रेशन अब अनस्टॉपेबल बनता जा रहा है। स्पेन का सबसे खाली हिस्सा है नॉर्दर्न स्पेन का सेरानिया सेल्टिबेरिका रीजन। ये इलाका क्रोएशिया और डेनमार्क से भी बड़ा है, मगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। माउंटेन रेंजेस इतनी मुश्किल टेरेन बनाते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बनाना बहुत महंगा और प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए ये रीजन 21वीं सदी में भी कई मायनों में बैकवर्ड ही रह गया है, और मद्रिड से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बसा सातान, जो कभी लोगों से भरा हुआ करता था, आज एक गोस्ट टाउन बन चुका है। अब वहाँ सिर्फ 50 लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ की डिक्लाइन सिर्फ जियोग्राफी या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं, बल्कि एक और बहुत सीरियस इशू है, लो फर्टिलिटी रेट। स्पेन वो कंट्री है जहाँ पूरे यूरोप में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है। पिछले 5 सालों में स्पेन में बर्थ्स से ज्यादा डेथ्स हुई हैं। स्पेन की वुमेन औसतन सिर्फ एक बच्चा पैदा करती हैं, जबकि एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन के लिए जरूरी होता है कम से कम 2 बच्चे पर वुमन। इसकी सबसे बड़ी वजह है लेट मैरिजेस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और अनस्टेबल जॉब मार्केट। लोगों को अपनी जिंदगी सेटल करने में इतना वक्त लग जाता है कि फैमिली शुरू करने की उम्र ही निकल जाती है। स्पेन में 10% मदर्स 40 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा करती हैं, और यही वजह है कि आज स्पेन को पॉपुलेशन के लिहाज से एक मैसिव क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। अगर स्पेन का फर्टिलिटी रेट जल्द 2 के करीब नहीं पहुंचा तो 2040 तक स्पेन नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ में चला जाएगा। मतलब देश को अपनी इकोनॉमी और पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए कम से कम 60 से 70 लाख इमिग्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर स्पेन को अपने इन खाली क्षेत्रों को फिर से बसाना है तो सरकार को कपल्स को इंसेंटिव्स, बर्थ बेनिफिट्स और रूरल एरियाज में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ही होगा, वरना ये अजीब पॉपुलेशन पैटर्न आने वाले वक्त में और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। एक तरफ नई जनरेशन पैदा नहीं हो रही और दूसरी तरफ जो जिंदा है वो भी देश छोड़ रही है। Who knows? एक वक्त था जब स्पेन ने दुनिया पर राज किया था, और अब एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब वो खुद अपनी ही खाली जमीनों से हार जाए।